मानव कार्यकी का अगला अध्याय उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। नीट में अगर हम इस चैप्टर के वेटेज की बात करते हैं तो यहाँ से बेटा 2 क्वेश्चन आपके आते हैं और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ किसी को भी हल्का नहीं लेना है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। पक्षी इतना पानी पी नहीं सकता ना कि वो खूब सारा पानी निकाल दे, तो बर्तनी के स्तंभ क्या है? वो वलकुटीय भाग जो मध्यांश पिरामिड्स के बीच में घुसा हुआ है। तो हाइपोथैलेमस में आपका प्यास का केंद्र होता है, तो ये हाइपोथैलेमस को बोलता है कि प्यास लगवाओ। हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा आपकी अपनी जूलॉजी फैकल्टी लेकर के आई हूँ इस माइंड मैप सीरीज में आपके लिए मानव कार्यकी का अगला अध्याय उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। नीट में अगर हम इस चैप्टर के वेटेज की बात करते हैं तो यहाँ से बेटा 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर, और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ किसी को भी हल्का नहीं लेना है। आप ये पूछना बंद कर दो कि मैम कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा टारगेट है जूलॉजी में 180 में से 180 लाना, और 180 तब आएगा जब हम सारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। यस, और सारे टॉपिक को समझने के लिए आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना ज़रूरी है, तो आप किसी भी चैप्टर को ये बोल के नहीं छोड़ सकते कि ये कम इम्पॉर्टेंट है। यस, चलिए तो बिना समय गवाए बेटा शुरू करते हैं उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस अध्याय में हम? सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की, फिर हम बात करेंगे मानव उत्सर्जी तंत्र की, फिर बेटा हम बात करेंगे मूत्र निर्माण की, यूरिन फॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करेंगे वृक्क नलिकाओं के अलग अलग जो भाग होते हैं उनके क्या काम होते हैं। फिर हम बात करेंगे निस्यंद को सांद्रित कैसे किया जाता है, उसकी क्या क्रियाविधि है। इसके बाद हम बात करेंगे वृक्क क्रियाओं का नियमन कैसे होता है। फिर मूत्रण क्या होता है, मिक्चुरेशन। उत्सर्जन में उत्सर्जी तंत्र के जो अंग हैं, इसके अलावा आपके शरीर में और कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन में मदद करते हैं। और लास्ट में वृक्क के संबंधित विकृतियां यानी कि डिसऑर्डर्स। ठीक है, बिना समय गवाए आते हैं अपने परिचय पर। बच्चों ने मुझे बोला कि मैम आप प्लीज़ लिख करके लाया करिए, जैसे जिससे कि टाइम थोड़ा हमारा कम लगे या टाइम हमारा बचे। तो मेरे बच्चों, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि माइंड मैप वो होता है कि चैप्टर का जैसे ही टॉपिक आता है उस टॉपिक को देखते हमारे माइंड में क्या क्या आ रहा है, उसी को कागज पर उकेरना माइंड मैप कहलाता है। ठीक है, तो आपके सामने मैं इस चैप्टर को खोलती हूँ और जो भी टॉपिक आता है उस टॉपिक में जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका समराइज्ड वर्जन क्या है जो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो बेटा हम यहाँ पर लिखते चलते हैं। ठीक है, तो मेरे दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर, उसको बेटा जब मैं यहाँ लिखूंगी तो वो मेरा माइंड मैप होगा। ठीक है, एंड आई एम श्योर आपके लिए भी वही माइंड मैप होगा। तो माइंड मैप अगर मैं सब लिख करके ले आऊंगी और तुम्हें समय ही बचाना है बेटा, तो समय बचाने के लिए मैंने ये कहा आप वीडियो को 2x स्पीड पे देख लो, क्योंकि डेफिनेटली आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको आता है, सिर्फ रिवीजन की तो देरी है ना। तो अगर मेरा 1.5 घंटे 1 घंटे का भी कोशिश करेंगे अपन इसको 1 से सवा घंटे में खत्म करने की, है ना। अगर 1 घंटे में भी जाता है बेटा, आप 2x स्पीड में देखो, आपका आधा घंटा लगा, क्या समय की बर्बादी। और अगर आप पढ़ने के लिए या किसी चीज़ को रिवाइज करने के लिए कहते हैं कि मैडम ये टाइम वेस्ट है, तो बेटा आप बेवकूफ़ हैं। ठीक है, पढ़ना कभी टाइम वेस्ट नहीं हो सकता। जहाँ नहीं समझ में आए स्पीड कम कर लो, जहाँ आता है स्पीड दुगनी करो, चलते चलो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय। उत्सर्जन होता क्या है? तो उत्सर्जन बेटा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान आपके शरीर में जो भी उपापचयी अभिक्रियाएं हो रही हैं, उन उपापचयी अभिक्रियाओं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। शरीर की या शरीर में होने वाली उपापचयी अभिक्रियाओं उपापचयी अभिक्रियाओं के दौरान बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया
इसको बेटा हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो आपके शरीर के अंदर कई सारी ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शंस के दौरान कुछ उत्पाद बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनमें जो नाइट्रोजनी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो नाइट्रोजनी उत्पाद बन रहे हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। अब क्या क्या बेटा नाइट्रोजनी अपशिष्ट हो सकते हैं? तो वैसे तो कई सारे होते हैं, पर आपको 3 पढ़ने हैं। एक हो गया बेटा आपका अमोनिया, एक हो गया आपका यूरिया, और तीसरा हो गया आपका यूरिक अम्ल। ठीक है, आपको केवल ये 3 ही उत्सर्जी उत्पाद पढ़ने हैं। अमोनिया उत्सर्जन करने वाले प्राणियों को हम अमोनियोत्सर्जी कहते हैं। यूरिया उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को हम यूरियोत्सर्जी कहते हैं, जबकि यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को हम यूरिको उत्सर्जी कहते हैं। ठीक है, कौन क्या निकालता है? तो बेटा अगर हम विषाक्तता की बात करें, विषाक्तता मतलब टॉक्सिसिटी, यस, तो टॉक्सिसिटी के आधार पर अमोनिया जो होता है बेटा, ये सबसे ज़्यादा विषाक्त है। इससे कम है आपका यूरिया, और सबसे कम अगर किसी की विषाक्तता है तो वो है बेटा आपके यूरिक अम्ल की। ठीक है, और क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा विषाक्त है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जहर है ये। ठीक है, तो इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी भी बहुत चाहिए, और ये जल्दी से पानी में घुल भी जाता है। ठीक है, तो अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। तो अमोनियोत्सर्जी जीव कौन कौन से होंगे, आपको उनके उदाहरण पता होने चाहिए। तो जितने भी जीव जो आपके स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, ठीक है, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सभी जीव जो होते हैं बेटा, वो अमोनिया निकालते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ नाम और उदाहरण लिखा सकती हूँ, पर मैं नहीं लिखाऊंगी क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा जीव कहाँ रहता है अभी। लेकिन जब मैं आपको प्राणी जगत पढ़ाऊंगी, एनिमल किंगडम, तो वहां पर बेटा आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि प्राणी जगत में हम अलग अलग संघ के अलग अलग जीव देखेंगे। कौन सा जीव पानी में रहता है, साफ पानी में, कौन सा समुद्र में रहता है, कौन सा जमीन पे। तो वहां से आप रिलेट कर पाएंगे कि जितने भी साफ पानी में रहने वाले जीव हैं, वो सारे के सारे अमोनिया निकालते हैं। इंपॉर्टेंट एक चीज और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया बेटा फेफड़ों से नहीं निकलता। ठीक है, ये क्लोम के द्वारा उत्सर्जित होता है। जो गिल्स होते हैं उनके द्वारा बेटा ये उत्सर्जित होता है। इनके उत्सर्जन में किडनी की, वृक्क की भूमिका ना के बराबर है। यूरिया कौन निकालता है भाई साहब? तो यूरिया बेटा जो आपके लवणीय जल में रहने वाले जीव हैं, लवणीय जल यानी कि जो समुद्री जल में रहने वाले जीव, ठीक है, लवणीय जलीय जीव, साथ ही साथ बेटा जो धरती पर रहते हैं, ठीक है, ये स्थलीय जीव। ठीक है, इसके अलावा यूरिक अम्ल कौन निकालता है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार आपके नीट में पूछा जा चुका है, कई बार। मैं हमेशा आपको लिखाती हूँ जो भी आपके नीट में है। यूरिक अम्ल निकालते हैं बेटा आपके पक्षी, यानी कि बर्ड्स। ये निकालते हैं आपके सरीसृप जो रेंगने वाले हैं, और स्थलीय कीट, जमीन पर रहने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, वो सारे के सारे यूरिक अम्ल निकालते हैं। यूरिक अम्ल बहुत कम मात्रा में पानी की मदद से निकाला जाता है। ठीक है, और ये पैलेट के फॉर्म में, छोटे छोटे पेस्ट के फॉर्म में, कभी चिड़िया को उत्सर्जन या उसका आपने अ, अपशिष्ट पदार्थ देखा है, ठीक है, जिसको हम उसकी पॉटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे पेस्ट की तरह होती है, व्हाइट कलर की। ठीक है, तो वो पेस्ट के फॉर्म में बेटा यूरिक अम्ल निकलता है, क्योंकि इसको निकालने में हम बहुत कम पानी दे सकते हैं, और इनको चाहिए, इनकी विषाक्तता कम है, इनको पानी भी कम चाहिए। ठीक है, तो यूरिक अम्ल, अब पक्षी इतना पानी पी नहीं सकता ना कि वो खूब सारा पानी निकाल दे, इसलिए कम से कम पानी का इस्तेमाल करके अपने शरीर से ज्यादा अपशिष्ट निकालते हैं पेस्ट के रूप में। ठीक है, ये क्लियर है बेटा आपका? यहाँ से आपके यूरिक अम्ल वाला मैंने बताया, नीट में क्वेश्चन आया है। ये विषाक्तता वाला मैंने पॉइंट आपको अलग बताया है। ठीक है, ये हो गया आपका परिचय का एक भाग। अब इसी परिचय में हम दूसरा भाग बात कर लेते हैं, और वो है बेटा आपका, सॉरी, वो है आपका उत्सर्जी अंग अलग अलग जीवों में कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से पाए जाते हैं अलग अलग जीवों में। तो यहाँ पर बेटा हम एक एक करके संघ देख लेते हैं। संघ पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। इन तीनों में बेटा शरीर सतह से उत्सर्जन होता है।
ठीक है, शरीर सतह द्वारा। और किस विधि से होता है? तो सिंपल डिफ्यूजन, अंदर जो भी वेस्ट बना उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि अंदर उसकी सांद्रता ज़्यादा है, बाहर कम है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा आपका संघ प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थीज में बेटा अगर हम बात करें तो इसमें जो उत्सर्जन होता है बेटा, इसके लिए इनके पास ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। और इनको बेटा हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको हम? प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा हम एस्के हेलमिन्थिस में। तो एस्के हेलमिन्थिस में बेटा रेनेट कोशिकाएं पाई जाती हैं एच आकार की। ठीक है, इनमें एच आकार की रेनेट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके बीच में एक ये, इसको हम उत्सर्जी रंध्र बोलते हैं। एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिससे ये अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। एस्के हेलमिन्थिस के बाद आता है बेटा आपका एनीलिडा, जिसमें आपका केचुआ आता है। और इनमें बेटा नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रीडिया। फिर आता है बेटा आपका संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, कुछ समुद्र में, कुछ ऐसे स्वच्छ जल में, कुछ जमीन पे, कुछ हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, सारे कीट इसी में आते हैं, सबसे बड़ा संघ है। तो इसमें उत्सर्जी अंग भी हमें कई तरीके के देखने मिलते हैं। जैसे यहाँ पर बेटा हमें उत्सर्जी अंग देखने को मिलती हैं मेल्पिगी नलिकाएं कॉकरोच में, ये आ चुका क्वेश्चन है नीट में। ठीक है, कॉकरोच में आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी मेल्पिगी नलिकाएं। इसके अलावा बेटा यहाँ पर हरित ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनको हम कॉक्सल और एंटिनरी ग्रंथियां भी कहते हैं। कॉक्सल ग्रंथियां या बेटा इन्हीं को हम एंटिनरी ग्रंथियां भी कहते हैं अलग अलग जीवों में। ठीक है, एंटिनरी ग्रंथियां। तो मेन आपको जो याद करना है वो बेटा केवल पहले वाला याद करना है, दैट इज मेल्पिगी नलिकाएं। बाकी अन्य जीवों में ये पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद अगर हम बात करें बेटा संघ मोलस्का में, तो मोलस्का में आपके क्लोम पाए जाते हैं, जिनको हम टीनिडिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टीनिडिया। इसके अलावा बेटा आपके आता है संघ इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा संघ में बेटा जो उत्सर्जी अंग होता है ये एब्सेंट होता है, इसमें विशिष्ट उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है, या उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे भी मैं स्टार बना रही हूँ क्योंकि यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है। फिर हम बात करते हैं संघ हेमीकॉर्डेटा की। हेमीकॉर्डेटा संघ में बेटा शुंड ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम प्रोबोसिस ग्लैंड बोलते हैं। नीट में आ चुका क्वेश्चन है 2019 में। फिर आता है बेटा आपका संघ कॉर्डेटा। इस संघ कॉर्डेटा के अंदर कई सारे उपसंघ हैं और कई सारे वर्ग हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहले आता है आपका उपसंघ यूरोकॉर्डेटा। इनमें न्यूरल ग्रंथि पाई जाती है। फिर आता है आपका उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, इसका उदाहरण बेटा आपकी एनसीईआरटी में दिया है तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें आता है आपका एम्फीऑक्सस ब्रैकियोस्टोमा, और इसमें बेटा पाई जाती है आपकी प्रोटोनेफ्रिडिया, जो कि आपके प्लेटीहेलमिन्थिस संघ में पाई जा रही थी। फिर आते हैं बेटा आपके वर्ग। तो वर्ग में आ गया आपका पिसीज, वर्ग में आता है आपका उभयचर, फिर आता है आपका सरीसृप, पक्षी और स्तनी। ठीक है, ये आपके 5 वर्ग हो गए। तो इनमें सभी में बेटा वृक्क यानी कि किडनी पाई जाती है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें पिसीज यानी कि मछलियों में बेटा, तो यहाँ पर वृक्क तो पाए जाते हैं, लेकिन इनमें मैंने क्या बोला, मुख्य उत्सर्जन जो होता है बेटा वो मुख्यतः किससे होता है? इनमें उत्सर्जन क्लोम द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे उत्सर्जी अंग। और यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन 3 बता चुकी हूँ मैं, आ चुके हैं। फिर बेटा हम बात करते हैं अगला टॉपिक मानव उत्सर्जी तंत्र की। मानव उत्सर्जी तंत्र के अंदर क्या क्या आता है बेटा, ये देख लो। इसमें एक जोड़ी वृक्क आते हैं, किडनी आती है।
दोनों किडनी से एक एक मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी निकलती है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। ये मूत्र वाहिनी या मूत्र नलिकाएं आकर के खुलती है मूत्राशय में जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और मूत्राशय से बेटा ये मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा से शरीर के द्वारा मतलब शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अब अगर हम किडनी के डायमेंशंस देखें वृक्क के, तो बेटा ये आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी, और अगर हम इनकी मोटाई देख लें बेटा तो 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी मोटाई होती है। ठीक है, ये डायमेंशन क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हैं इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज बेटा इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं इसके भार क्या होता है बेटा वृक्क का। तो इसका भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। ठीक है, लोकेशन आपको पता ही है, ये आपके उदर में मतलब आपके एब्डोमेन में पीछे की तरफ पेरिटोनियम के पीछे पाई जाती है जिसको हम रेट्रो पेरिटोनियल बोलते हैं। एनसीईआरटी में नाम नहीं है, आप बस इतना याद रखिएगा कि आपके उदर भाग में पीछे की तरफ आपकी कशेरुक दंड के दोनों तरफ पाई जाती है। ठीक है, अब इस किडनी में 2 भाग होते हैं, एक इसका वल्कुटीय भाग होता है, एक इसका मध्यांश भाग होता है। इसके आवरण को बेटा हम वृक्क संपुट बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आवरण कहाँ है ये देखो, कहीं लिखा है नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो हम लिख देते हैं। ये बेटा हो गया आपका संपुट जिसको हम कह देते हैं रीनल कैप्सूल, वृक्क संपुट, ये इसका आवरण हो गया। अंदर इसके 2 भाग हैं, सबसे बाहर वल्कुट कॉर्टेक्स, ये हो गया वल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स, और बीच में हो गया बेटा मध्यांश। ठीक है, ये अंदर वाला भाग मध्यांश। ये भाग जहाँ से आपका मूत्र मार्ग या मूत्रवाहिनी निकलती है, जहाँ से आपकी वृक्क धमनी अंदर जाती है, वृक्कशिरा बाहर निकलती है, मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है, तंत्रिकाएं अंदर जाती हैं बाहर निकलती हैं, इस भाग को बेटा हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। ठीक है, अब इस हाइलम से अंदर वाला भाग बेटा इसको हम बोलते हैं वृक्क श्रोणी या रीनल पेल्विस, कहीं लिखा हुआ है वृक्क पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस। इस रीनल पेल्विस से छोटे 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 चषक निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं कैलिक्स। तो जो बड़े कैलिक्स हैं उनको हम बोलते हैं मेजर कैलिक्स, उनके अंदर ये आपके मेजर कैलिक्स हो गए। ठीक है, ये आपके मेजर कैलिक्स हो गए। इन मेजर कैलिक्स के अंदर छोटे छोटे आपके ये माइनर कैलिक्स हो गए, और इनमें बेटा आपके ये मध्यांश पिरामिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर आपके ये मध्यांश पिरामिड्स पाए जाते हैं। इस तरीके का कुछ इसका आकार होता है। और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो वृक्क होते हैं बेटा ये आपके बीन जिसको हम बोलते हैं राजमा के आकार के, है ना, फली के आकार के, क्या लिख दूँ यार, फली के आकार, मैं तो राजमा लिख दूंगी। ठीक है, बीन शेप्ड होते हैं ये। ठीक है, और ये गहरे लाल रंग के, कलर भी इनका राजमा जैसा ही होता है, गहरे लाल रंग के बेटा आपके ये वृक्क होते हैं। तो वृक्क की आपको डायमेंशंस पता हो गई, इसका भार पता लग गया, इसका शेप पता लग गया, और फिर इसके अंदर क्या होता है, एक वल्कुट भाग होता है, एक मध्यांश भाग होता है, एक हाइलम भाग होता है जहाँ से सारी रक्त वाहिनियाँ अंदर बाहर होती हैं और वहीं से आपकी मूत्रनलिका निकलती है। उसके अंदर बेटा आपका श्रोणी होता है, श्रोणी बड़े चषक में विभाजित होता है, बड़े चषक के बीच में छोटे छोटे चषक पाए जाते हैं, इन्हीं में आकर के मध्यांश पिरामिड पाया जाता है। बाहर वल्कुट है। ठीक है, वल्कुट का वो भाग, ये वाला जो भाग है बेटा ये पूरा वल्कुट है। ठीक है, अब वल्कुट का भाग जो मध्यांश पिरामिड के बीच में जाता है बेटा, इसको हम बोलते हैं वर्तनी के स्तंभ। ठीक है, ये जो अंदर की तरफ इसको बेटा हम बोलते हैं वर्तनी के स्तंभ। ठीक है, तो वर्तनी के स्तंभ क्या है, वो वल्कुटीय भाग जो मध्यांश पिरामिड्स के बीच में घुसा हुआ है, उसको हम बोलते हैं, वैसे लंबे लंबे स्तंभ की तरह दिख रहे हैं ना आपको, देखो ये स्तंभ की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वर्तनी के स्तंभ या कॉलम्स ऑफ वर्तनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसी के अंदर बेटा ये जो वृक्क हैं इनके अंदर बेटा पाए जाते हैं आपके नेफ्रॉन्स जिनको हम बोलते हैं वृक्काणु। अब ये नेफ्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, ये नेफ्रॉन्स वृक्क के अंदर पाई जाने वाली संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मतलब वृक्क का काम क्या होता है, मूत्र बनाना, यूरिन फॉर्मेशन। तो वृक्क यूरिन नहीं बनाता है, उसके अंदर पाए जाने वाले ये वृक्काणु यूरिन बनाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वृक्क में, पहली चीज तो प्रत्येक वृक्क में
लगभग 10 लाख वृक्काणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो हर एक किडनी में लगभग 10 लाख वृक्काणु पाए जाते हैं। ठीक है, वृक्काणु आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया वृक्काणु के प्रकार? तो वृक्काणु आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेटा आपके वल्कुटीय वृक्काणु, जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। एक हो गए आपके वल्कुटीय वृक्काणु, जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और दूसरे होते हैं बेटा आपके जक्स्टा मेडलरी, जिन्हें हम बोलते हैं सानिध्य मध्यांश वृक्काणु, यानी कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, दो प्रकार के वृक्काणु। इनमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, लगभग 80 से 85% वृक्काणु जो होते हैं आपकी किडनीज में वो वल्कुटी प्रकार के होते हैं। मात्र 10 से 15 या आप 15% लिख लो, मात्र 15% वृक्काणु आपके शरीर में या आपकी किडनी में सानिध्य मध्यांश प्रकार के यानी कि जक्स्टामेडलरी होते हैं। ठीक है, अंतर क्या होता है बेटा इनमें? तो ये बाहर का भाग हो गया जिसको हम कहेंगे वल्कुट, और ये अंदर का भाग हो गया जिसे हम कहेंगे मध्यांश। तो आपका जो वल्कुटीय वृक्काणु होते हैं, ठीक है, वल्कुटीय वृक्काणु में बोमेन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका और ये लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप, हेनले पाश, ये दूरस्थ सम्मिलित नलिका जाकर के खुलेगी संग्रहण नलिका में। ये हो गया बेटा आपका वल्कुटीय वृक्काणु, चित्र बनाकर समझाऊंगी। दूसरा है बेटा आपका सानिध्य मध्यांश। सानिध्य मध्यांश में क्या होगा? ये बोमेन संपुट, पीसीटी या समीपस्थ सम्मिलित नलिका, ये हेनले पाश और ये दूरस्थ सम्मिलित नलिका, जो जाकर के किस में खुल रही है? संग्रहण नलिका में। तो ये हो गया आपका सानिध्य मध्यांश। अंतर आपको दिख रहा है खुद ही। ठीक है, क्या कि वल्कुट में कौन कौन से भाग हैं बेटा? वल्कुट में बोमेन संपुट है, ठीक है, यहाँ पर बोमेन संपुट है, यहाँ पर आपका पीसीटी है समीपस्थ सम्मिलित नलिका, डीसीटी है, ठीक है, जबकि मध्यांश में केवल और केवल आपका हेनले पाश यानी कि हेनले लूप पाया जाता है। संग्रहण नलिका वल्कुट और मध्यांश दोनों में पाई जाती है। ठीक है, इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि ये वल्कुट से मूत्र को लेके मध्यांश तक जाती है। ठीक है, और कई सारी संग्रहण नलिकाएं आपस में मिलकर के बेलिनी की नलिका, डक्ट ऑफ बेलिनी बनाती है आउट ऑफ एनसीईआरटी। चलिए, तो वल्कुटी और सानिध्य मध्यांश वृक्काणु में क्या अंतर होता है? वल्कुटी वृक्काणु हमारे वृक्क में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लगभग 80 से 85%। मात्र 15% पाए जाते हैं सानिध्य मध्यांश। वल्कुटी वृक्काणु में हेनले लूप जो होता है, ठीक है, इसमें हेनले लूप जो होगा, हेनले पाश, ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा, या हो सकता है कि हो ही ना, ठीक है, पर होगा तो बहुत छोटा होगा, तो मध्यांश में भी बहुत गहराई तक नहीं होगा। वहीं सानिध्य मध्यांश में हेनले पाश बहुत लंबा होता है, मध्यांश की गहराई तक गया हुआ होता है। अच्छा, इसके चारों तरफ बेटा पतली पतली रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। यहाँ पर पतली पतली रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, जिसे हम वासा रेक्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम वासा रेक्टा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो वासा रेक्टा है बेटा, वो सानिध्य मध्यांश वृक्काणु में सुविकसित होता है। ठीक है, अच्छा खासा ये विकसित होता है सानिध्य मध्यांश वृक्काणु में। लेकिन वल्कुटीय वृक्काणु में जो वासा रेक्टा है, या तो ये होगा ही नहीं, ठीक है, या तो ये अनुपस्थित होगा, और अगर होगा भी बेटा तो बहुत कम विकसित या बहुत अल्प विकसित। बहुत अल्प विकसित हम क्यों लिखेंगे? हम सिंपल लिखेंगे अल्प विकसित। ठीक है, थोड़ा बहुत होगा तो होगा, वरना होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गए बेटा आपके दोनों प्रकार के वृक्काणु।
अब ये जो आपका बेटा सानिध्य मध्यांश वृक्काणु है, ये कुछ इमरजेंसी कंडीशंस में काम करते हैं। क्या इमरजेंसी कंडीशंस? जब हम कम पानी पीते हैं, जब शरीर में पानी की कमी आ जाती है, तब बेटा ये चालू होते हैं। बाकी पूरे टाइम ये तो लगे हुए हैं। ठीक है, वृक्काणु में होता क्या क्या है बेटा? तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इसमें बेटा एक बोमेन संपुट होता है। बोमेन संपुट आगे जाता है, ये बहुत ज्यादा कुंडलित भाग बनाता है जिसको हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, यहीं पर इंग्लिश लिख देती हूँ इसकी। इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी। ठीक है, फिर ये पीसीटी जाकर के बेटा खुलता है आपके हेनले लूप में, या ये कंटिन्यू करता है आपका हेनले पाश, और हेनले पाश आगे जाकर के खुलता है आपके डीसीटी में, जिसको हम बोलते हैं दूरस्थ सम्मिलित नलिका या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। शॉर्ट में हम इसी को बेटा बोलते हैं डीसीटी। ठीक है, और ये डीसीटी जाकर के खुलती है आपके संग्रह नलिका में, जिसको हम बोल देते हैं कलेक्टिंग डक्ट या सीडी। ठीक है, डन है यहाँ तक। अब ये जो हेनले लूप है बेटा, इसकी ये वाली भुजा जो नीचे की तरफ जा रही है, इसको हम बोलते हैं अवरोही भुजा। एनसीईआरटी में गलत लिखा है, इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और जो बेटा ऊपर की तरफ आ रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है बेटा, इसको हम बोलते हैं आरोही भुजा या असेंडिंग लिम्ब। एनसीईआरटी में ये गलत लिखा हुआ है, वो मैंने सही कर दिया। ठीक है, ये तो हो गए बेटा आपके वृक्काणु। अब यहाँ पर बेटा हमने एक चीज और देखनी थी। ठीक है, वृक्काणु में कि ये जो लाल रंग से पूरा दिख रहा है, ये लाल रंग से बेटा क्या है? ये आपकी रक्त वाहिनियां है। ठीक है, तो वो रक्त वाहिनी जो रक्त को आपके इस बोमेन संपुट में लेकर के आ रही है, इसको हम बोलते हैं अभिवाही धमनिका या एफरेंट आर्टीरियोल। क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनिका या एफरेंट आर्टीरियोल। जो यहाँ से लेकर के जाएगी, इसको बेटा बोलते हैं अपवाही धमनिका या इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, और इनके बीच में बेटा ये जो केशिकाओं का जाल है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट, ये दोनों मिलकर के बेटा रीनल क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पसल। ठीक है, वृक्क कणिका या मेल्पीजियन बॉडी, मेल्पिगी काय बनाते हैं। और यही चित्र बेटा आपके एनसीईआरटी में अलग से यहाँ दिया हुआ है कि ये दोनों मिलकर के बेटा मेल्पिगी काय या वृक्क कॉर्पसल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीजें क्या क्या आ जाती हैं आपकी? पहली अपवाही ये केशिका गुच्छ, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और दूसरी बेटा इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बोमेन संपुट। तो केशिका गुच्छ अलग से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, केशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छ जिसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलस, और ये आपके बोमेन संपुट के साथ मिलकर, बोमेन संपुट के साथ मिलकर बेटा बनाती है आपकी मेल्पिगी काय, मेल्पीजियन बॉडी, या बेटा इसको हम बोलते हैं वृक्क कणिका या रीनल कॉर्पसल। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए कि मूत्र निर्माण जो होता है ये 3 चरणों में होता है या 3 स्टेप्स में होता है। कौन कौन से हैं ये 3 चरण? तो सबसे पहला हो गया बेटा आपका गुच्छीय परानिस्यंदन, या एनसीईआरटी का शब्द लिखे तो गुच्छीय निस्यंदन, जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके बाद बेटा दूसरा स्टेप आता है आपका, इसको पहले समझ लेते हैं, 3 चरणों में पहला चरण समझ लेते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या कि प्रति मिनट वृक्कों द्वारा, ठीक है, प्रति मिनट वृक्कों द्वारा 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन होता है। ठीक है, हर मिनट 1 मिनट में 1100 से 1200 ml रक्त जो है वो आपकी किडनी में फिल्टर होता है। ठीक है, ये 1100 से 1200 ml बेटा, ये हृदय निकास जो आपका कार्डियक आउटपुट है बेटा, जो कि 5 लीटर होता है लगभग, उसका 1/5 हिस्सा है। ठीक है,
ये 1100 से 1200 ml आपके टोटल कार्डियक आउटपुट का 1/5 पार्ट है, ठीक है। दूसरा बेटा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि बेशक यहाँ पे 1100 से 1200 ml रक्त छनने के लिए आ रहा है, लेकिन छन के बन कितना रहा है, तो आपका जो गुच्छीय निस्यंदन दर है, गुच्छीय निस्यंदन दर क्या होता है बेटा कि 1 मिनट में कितना निस्यंद बनता है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ये है बेटा आपका 125 मिलीलीटर प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में क्षमता कितना रखता है रक्त में छनने के लिए, 1100 से 1200 ml, दोनों किडनी का मिला के बता रही हूँ, आया इतना छनने के लिए, लेकिन छन करके बोमेन संपुट में कितना आया, मात्र आपका 125 ml प्रति मिनट, ठीक है। इसके हिसाब से एक दिन में कितना निस्यंद बनेगा, इसके हिसाब से एक दिन में निस्यंद बनता है लगभग 180 लीटर, ठीक है। लेकिन हम प्रतिदिन बेटा मूत्र त्याग कितना करते हैं, प्रतिदिन हम कितना मूत्र बाहर निकालते हैं शरीर से, लगभग 1 से 1.5 लीटर। 180 लीटर निस्यंद बन रहा है, लेकिन हम बाहर कितना निकाल रहे हैं मात्र 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। अब इसी गुच्छी निस्यंदन में ही आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, और वो पता होनी चाहिए निस्यंद झिल्ली या निस्यंदन झिल्ली, जिसे हम कहेंगे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये निस्यंदन झिल्ली कहाँ बनती है, कहाँ पर रक्त छनता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार बना रही हूँ। निस्यंदन झिल्ली 3 चीजों से मिलकर बनती है। क्या क्या आता है इसमें, तो बेटा इसमें सबसे पहले आता है आपका, ठीक है, 3 चीजें आती हैं इसमें। सबसे पहले आता है आपका एंडोथीलियम, एंडोथीलियम जो कि सरल छल की उपकला है, किसकी, आपके केशिकाओं में, ठीक है। जो केशिका गुच्छ है उसकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो हैं उसकी बेटा भित्ति कौन बना रहा है, सरल छल की उपकला, जिसको हम एंडोथीलियम बोलेंगे, ठीक है। दूसरा बेटा आधारी पदार्थ, बेसमेंट मटेरियल, ठीक है। और तीसरा बेटा आपके पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स जो होते हैं बेटा ये आपके बोमेन संपुट में पाए जाते हैं, और ये भी सरल शल की उपकला है, ठीक है। तो एंडोथीलियम भी क्या है बेटा, सरल शल की उपकला, सरल शल की उपकला आपकी केशिकाओं की, और पोडोसाइट्स भी क्या हैं, सरल शल की उपकला आपके बोमेन संपुट की, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आधारी झिल्ली या आधारी पदार्थ, ये तीनों मिलकर के बनाते हैं बेटा आपकी निस्यंदन झिल्ली, जिसमें से ब्लड फिल्टर होकर के बोमेन संपुट में आता है। कितना, 1 मिनट में लगभग 125 ml, जिसके हिसाब से एक दिन में 180 लीटर। पर हम मूत्र त्याग कितना कर रहे हैं एक दिन का, मात्र 1 से 1.5 लीटर, ठीक है। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया मूत्र निर्माण का। दूसरा स्टेप बेटा इसके अंदर क्या है, दूसरा स्टेप होगा आपका नलिकीय पुनः अवशोषण, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। हमने निस्यंद तो बना लिया, कितना बना लिया, दिन भर का 180 लीटर, लेकिन हमने बाहर कितना निकाला उसमें से, हमने मूत्र तो कितना निकाला, मात्र 1 से 1.5 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुल निस्यंद जो भी आपका बना है, इस कुल निस्यंद का लगभग 98 से 99%, या आप ये बोलो 99% जो भाग है वो पुनः अवशोषित हो जाता है, ठीक है। 99% भाग जो हो रहा है बेटा ये पुनः अवशोषित हो रहा है। कहाँ पर पुनः अवशोषित हो रहा है बेटा, ये पुनः अवशोषित होता है वृक्काणु के नलिकीय भागों में, ठीक है। वृक्काणु के नलिकीय भागों में इसका पुनः अवशोषण हो रहा है। मतलब 180 लीटर में से लगभग हम 178 से 179 लीटर तो रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, हम बाहर मात्र निकालते हैं 1 से 1.5 लीटर। तो ये रीअब्सॉर्प्शन या पुनः अवशोषण आपके मूत्र निर्माण का दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण क्या होता है इसमें, तीसरा चरण होता है नलिकीय स्रावन।
नलिकीय स्रावन जिसको हम बोलते हैं ट्यूबलर सीक्रीशन। इसमें क्या होता है बेटा, वैसे तो हमने रक्त को छान दिया है, जो भी निकालना है बाहर वो उसमें आ चुका है, लेकिन फिर भी ब्लड का आयनिक बैलेंस बनाने के लिए अगर कोई और आयन भी हमें निकालना है तो यही वृक्काणु के नलिकी भाग उसको नलिका के अंदर जो निस्यंद जा रहा है उसके साथ स्रावित कर देते हैं। और ऐसा देखा गया है कि स्रावन किसका होता है, अमोनिया का, आपके हाइड्रोजन आयन का और पोटेशियम आयन का, इन 3 चीज़ों का स्रावन होता है। और यहीं पर एक चीज़ मैं लिखना चाहूँगी कि इस हाइड्रोजन आयन के स्राव के कारण जो मूत्र होता है वो हल्का अम्लीय होता है, स्लाइट एसिडिक होता है। ठीक है, मूत्र का पीएच कितना होता है, 6 होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन है जो कि नलिकीय स्रावन के दौरान आया। डन। तो मूत्र निर्माण के ये 3 चरण हो गए। अब इस पूरे मूत्र निर्माण के प्रोसेस के दौरान वृक्क नलिका या वृक्काणु नलिका के अलग अलग भागों के काम क्या है। तो सबसे पहला भाग है आपका समीपस्थ, क्योंकि बोमेन संपुट में तो छन के आ गया, वहां से कहाँ गया, पीसीटी में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पीसीटी, यानी कि समीपस्थ संवलित नलिका। तो पीसीटी का काम क्या होता है भाई साहब, पीसीटी में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। सभी जरूरी, या इसको हम लिखेंगे सभी आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण जल एवं जो वैद्युत अपघट्य हैं, आयंस हैं, ठीक है, उनका 70% लगभग 70% पुनः अवशोषण। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपके बाइकार्बोनेट का भी HCO3 भी आ जाता है पुनः अवशोषण। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया का स्रावन। ठीक है, तो जैसे जैसे निस्यंद समीपस्थ कुंडलित नलिका से निकलता है तो मैक्सिमम पुनः अवशोषण इसी समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है, जिसमें जरूरी पोषक पदार्थ कौन से, जैसे आपका अमीनो अम्ल हो गए, ग्लूकोज हो गए, इनको पूरी तरीके से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, आवश्यक पदार्थ क्या हो गए आपके, अमीनो एसिड्स हो गए। ठीक है, इसके अंदर आपका आ जाता है ग्लूकोज, इनका तो पुनः अवशोषण पूरी तरह से हो जाता है। पानी और आयंस का भी लगभग 70% पुनः अवशोषण इसी भाग में होता है, बाइकार्बोनेट आयन का भी। और यहाँ पर स्रावन होता है हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया का। ठीक है, फिर जाते हैं हेनले लूप में। हेनले लूप में क्या होता है, तो हेनले लूप में बेटा जैसे ये निस्यंद जाता है हेनले पाश में जाता है, तो हेनले लूप का मैं यहाँ पे चित्र बना देती हूँ। हेनले लूप में बेटा 2 भुजाएं होती है, अभी हमने देखा, एक होती है अवरोही भुजा, इसको हम बोलते हैं अवरोही भुजा या डिसेंडिंग लिम्ब, और दूसरी हमने देखा आरोही भुजा या असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो इसमें निस्यंद नीचे की ओर, यहाँ पर निस्यंद ऊपर की ओर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो अवरोही भुजा होती है ये जल के लिए पारगम्य होती है। ये क्या करती है, पानी का पुनः अवशोषण कराती है। यहाँ पर वैद्युत अपघट्यों का या सोडियम आयन का NaCl का पुनः अवशोषण नहीं होता है, क्योंकि अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य और वैद्युत अपघट्य के लिए लगभग अपारगम्य होती है, ऐसा NCERT लिखती है। वहीं आरोही भुजा बेटा ये NaCl के लिए पारगम्य होती है और जल के लिए लगभग अपारगम्य होती है। ये क्लियर है। अब हेनले लूप की अवरोही भुजा क्योंकि जल के लिए पारगम्य है, तो जैसे जैसे निस्यंद नीचे की तरफ आएगा उसमें से जल निकलता जाएगा, तो निस्यंद बेटा यहाँ पर सांद्रित होता जाएगा, नीचे की ओर जाते जाते वो कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, सांद्रित होता जाएगा। वहीं बेटा जो आरोही भुजा है, आरोही, ये आरोही भुजा क्योंकि NaCl के लिए पारगम्य है, जल के लिए पारगम्य नहीं है, तो जैसे जैसे निस्यंद ऊपर जाएगा इसमें से आयंस निकलते जाएंगे, तो ये तनु होता जाएगा, यानी कि ये
डाइल्यूट होता जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? हेनले लूप में बस इतना ही है। फिर हम आते हैं बेटा अगले पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं दूरस्थ सम्मिलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे अब डीसीटी। तो यहाँ पर बेटा एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब पुनः अवशोषण तो यहाँ पर भी हो रहा है, पर यहाँ परिस्थिति अनुसार पुनः अवशोषण होता है, परिस्थिति अनुसार पुनः अवशोषण होता है। ठीक है, किसका? जल का और वैद्युत अपघट्टिका। ठीक है, और ये दो हार्मोन एल्डोस्टेरॉन और एडीएच, जिसको हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं, प्रतिमूत्रल हार्मोन, इन दोनों हार्मोन के देख रेख में बेटा यहाँ पर परिस्थिति अनुसार पुनः अवशोषण होता है। ये जो एल्डोस्टेरॉन है बेटा, ये सोडियम आयन एवं जल का पुनः अवशोषण कराएगा, जबकि एडीएच हार्मोन केवल जल का पुनः अवशोषण कराने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो मैंने कहा परिस्थिति अनुसार पुनः अवशोषण, मतलब हमारे शरीर में अगर परिस्थिति बनेगी, शरीर में पानी की कमी है तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करो, हमारा बीपी कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो सोडियम आयन को लाओ, सोडियम आएगा तो पीछे पीछे पानी खींच के लाएगा। ठीक है, शरीर में सोडियम आयन की कमी है, सोडियम खींचो, एल्डोस्टेरॉन आएगा, पीछे पीछे पानी खुद आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूरस्थ सम्मिलित नलिका। फिर आते हैं हम संग्रहण नलिका पे, जिसको हम कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट या सीडी। यहाँ पर भी बेटा जल का पुनः अवशोषण होता है, कुछ मात्रा में यहाँ पर बेटा यूरिया भी निकलता है। ठीक है, यहाँ से कुछ मात्रा में यूरिया का भी पुनः अवशोषण होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर स्रावन भी होता है, किसका स्रावन होगा? स्रावन वही है पूरे वृक्काणु में, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और आपके अमोनिया का। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में मेनली जल का पुनः अवशोषण होता है, कुछ मात्रा में यहाँ से यूरिया भी निकाला जाता है। ये यूरिया निकल करके बेटा आपके जो हेनले लूप की आरोही भुजा है उसमें जाता है, वहां से डीसीटी से वापस से संग्रहण नलिका में आता है, कुछ मात्रा में यूरिया यहाँ घूमता रहता है। ठीक है, तो ये हो गए अलग अलग नलिकाओं के या नलिक के भागों के काम। अगली हेडिंग है बेटा, ये देखो आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण, NaCl का, मतलब सारे आयंस का पुनः अवशोषण हो रहा है जो भी जरूरी है। पोटेशियम आयन का बेटा यहाँ पर स्रावन होता है। ठीक है, पोटेशियम का स्रावन होता है, अमोनिया का स्रावन होता है, हाइड्रोजन आयन का स्रावन होता है, बाकी सबका यहाँ पे पुनः अवशोषण हो रहा है। अवरोही भुजा में बेटा जल का पुनः अवशोषण, आरोही भुजा में NaCl का पुनः अवशोषण, डीसीटी में NaCl जल इन सब का बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का स्रावन होता है। और फिर संग्रहण नलिका में आ जाओ तो यूरिया और कुछ मात्रा में जल का यहाँ पर भी पुनः अवशोषण होता है। और ये यूरिया आप देख रहे हैं आरोही भुजा में जा रहा है और घूम के, तो कुछ मात्रा में यूरिया यहाँ पर रखा जाता है ताकि जो मध्यांश अंतरकाशी है, जो मेडलरी इंटरस्टिशियम है, उसकी परासरणता को बनाए रखा जा सके। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। निस्यंद को सांद्रित करने की क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इसको हम बैच में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जरूरी चीजें बताऊंगी जो आपके नीट में आएगी, माइंड मैप वही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा निस्यंद को सांद्रित करने की जो क्रिया है इसको हम प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं, प्रतिधारा क्रियाविधि, या इंग्लिश में बेटा हम इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। प्रति मतलब विपरीत दिशा में, धारा मतलब बहाव उसका, मैकेनिज्म। सबसे पहले इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में, या यूं कह लो कि निस्यंद को सांद्रित किया कहाँ जाता है, तो इसमें मुख्य भूमिका होती है आपके हेनले पाश की और आपके वासा रेक्टा की। ठीक है, कैसे? तो इसको हम मैं ये थोड़ा सा बना करके बता देती हूँ। ये आपका हेनले पाश है, ठीक है, ये आपका हेनले लूप है। ठीक है, हेनले लूप की यहाँ पर निस्यंद नीचे जाएगा तो अवरोही भुजा, और यहाँ निस्यंद ऊपर आएगा तो ये आरोही भुजा। इसी के बेटा पैरेलली आपका वासा रेक्टा जाता है। ठीक है, और इस वासा रेक्टा से क्या जा रहा है बेटा? इससे जा रहा है आपका रक्त या रुधिर, और यहाँ पर नीचे जाता है तो इसको हम बोलते हैं अवरोही भुजा वासा रेक्टा की,
और यहाँ पर रक्त ऊपर आता है, इसको हम बोलते हैं आरोही भुजा, पहली चीज। ठीक है, तो इसको हम प्रतिधारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि निस्यंद बेटा हेनले लूप की अवरोही आरोही भुजा में विपरीत दिशा में, और जो रक्त है वो वासा रेक्टा की अवरोही आरोही भुजा में विपरीत दिशा में, और जो आपका निस्यंद है जो हेनले लूप की अवरोही भुजा में नीचे की तरफ जा रहा है, और साथ में वासा रेक्टा की आरोही भुजा में ऊपर की तरफ जा रहा है विपरीत दिशा में। वैसा ही यहाँ हेनले लूप की आरोही भुजा में निस्यंद ऊपर जा रहा है, इसके साथ में वासा रेक्टा की अवरोही भुजा में रक्त नीचे जा रहा है विपरीत दिशा में। इसलिए बेटा हम इसको प्रतिधारा क्रिया विधि बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ विपरीत दिशा में जा रहा है। निस्यंद भी ऊपर नीचे जा रहा है हेनले लूप की अवरोही आरोही भुजा में, रक्त भी ऊपर नीचे जा रहा है वासा रेक्टा की अवरोही आरोही भुजा में, और ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में पैरेलली बह रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज बेटा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो आपकी प्रतिधारा क्रिया विधि है ये हो क्यों रही है बेटा? तो ये आपके निस्यंद को सांद्रित करना है। निस्यंद को सांद्रित करना क्यों है? ठीक है, निस्यंद को सांद्रित क्यों करना है? तो उसका कारण है बेटा शरीर में पानी की कमी। जब आप पानी कम पियोगे उस कंडीशन में बेटा, आप रेगिस्तान में कहीं फंस गए, पानी मिल ही नहीं रहा, ठीक है, तो उस कंडीशन में कम से कम यूरिन को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पानी को बॉडी में रोका जाएगा, इसलिए बेटा ये निस्यंद को सांद्रित करने की विधि लगती है। और इसमें बेटा आपके सानिध्य मध्यांश जो वृक्काणु है ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यहीं पर आपके सानिध्य मध्यांश वृक्काणु मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से, ये जो आपकी अवरोही भुजा है लूप की, ये क्या करती है? जल का पुनः अवशोषण। ये जल कहाँ जाएगा? वासा रेक्टा की आरोही भुजा में। बदले में बेटा ये जो आपका अंतरकाशी मध्यांश है वहां पे NaCl निकालेगा ताकि बाहर की सांद्रता बनी रहे। विपरीत यहाँ पर क्या होगा? ये हेनले लूप की आरोही भुजा NaCl के लिए पारगम्य, ये NaCl कहाँ जाएगा? वासा रेक्टा की अवरोही भुजा में। बदले में वासा रेक्टा बेटा मध्यांश अंतरकाशी में निकालेगा जल। तो ये क्वेश्चन आपके नीट में आता है। तीसरा पॉइंट में यही लिख रही हूं कि जो आपका, अगली स्लाइड पे लिख देती हूँ, रुको। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि मध्यांश अंतरकाशी में, नहीं है स्लाइड, मध्यांश अंतरकाशी में यानी कि मेडलरी इंटरस्टिशियम में, अंतरकाशी में जल कौन निकालता है और NaCl कौन निकालता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जल कौन निकाल रहा है बेटा? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जल का पुनः अवशोषण कौन कर रहा है? हेनले लूप की अवरोही भुजा। कहाँ आ रहा है? मध्यांश अंतरकाशी में। यहाँ से कहाँ जा रहा है? वासा रेक्टा की आरोही भुजा में। बदले में वासा रेक्टा NaCl निकाल रहा है। वासा रेक्टा की आरोही भुजा बेटा NaCl निकाल रही है। तो NaCl कौन निकालता है? वासा रेक्टा की आरोही भुजा। और इसका बिल्कुल उल्टा, क्या जल कौन निकाल रहा है भाई साहब? तो जल निकाल रही है आपकी वासा रेक्टा की अवरोही भुजा। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे समझाया। ठीक है, एक पॉइंट और बेटा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपकी मध्यांश अंतरकाशी है, इस मध्यांश अंतरकाशी की जो परासरणता है, यहाँ से शुरू हो जाता है अंतरकाशी, ऊपर ये पूरा वलकुट भाग है। ठीक है, ये पूरा बेटा मध्यांश भाग है। तो वलकुट भाग की परासरणता कितनी है? 300 किलोओस्मोल प्रति लीटर। जैसे जैसे आप मध्यांश में नीचे आएंगे तो 300, 400, 600, 800, 900, 1000, 1200। ठीक है, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 ऐसे। ठीक है, तो जैसे जैसे बेटा आप नीचे की तरफ मध्यांश अंतरकाशी में आएंगे परासरणता बढ़ती है। इसी कारण से जो निस्यंद है बेटा, जो आपके हेनले लूप में आ रहा है, इस निस्यंद की परासरणता भी बढ़ेगी, क्योंकि बाहर की परासरणता ज्यादा है, अंदर से पानी बाहर आ जाएगा। फिर ये नीचे आएगा, बाहर की परासरणता ज्यादा है, अंदर से और पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंदर पानी ज्यादा है, बाहर परासरणता ज्यादा है, मतलब बाहर आयन ज्यादा है, पानी कम है, तो पानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे वृक्काणु निस्यंद को कितने गुना सांद्रित कर सकते हैं? तो निस्यंद को
4 गुना तक सांद्रित किया जा सकता है। ठीक है, 4 गुना तक निस्यंद को सांद्रित किया जाता है। ये आपका एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा खत्म होता है अपना प्रतिधारा क्रियाविधि। छोटे छोटे से टॉपिक रह गए हैं, इसके बाद अपने क्या क्या टॉपिक रह गए जल्दी से वो भी देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक है बेटा अपना एक मिनट, अगला टॉपिक है अपना वृक्क क्रियाओं का नियमन। तो यहाँ पे हमें 2-3 चीजें पढ़नी है। एक तो हमें यहाँ पर पढ़ना है रास मैकेनिज्म। होता क्या है बेटा कि जब आपके शरीर में रक्त आयतन कम होता है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो बेटा रक्तदाब भी कम होगा, मतलब कि ब्लड प्रेशर भी कम होगा, जिसके चलते आपका गुच्छीय निस्यंदन दर भी कम होगा। ठीक है, ये एक हमने कंडीशन ली है। और जब कभी भी बेटा ऐसा होगा तो आपके वृक्काणु जो है, ये आपका बोमेन संपुट है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये अभिवाही धमनिका आ रही है, अपवाही जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये गुच्छ देखने को मिलेगा, यानी कि ग्लोमेरुलस देखने को मिलेगा। तो हम क्या देखते हैं बेटा कि जो आपके यहाँ पर ये अभिवाही धमनिका है, क्या अभिवाही, ये मुख्यतः, वैसे तो अपवाही भी है यहाँ पर। ठीक है, तो अभिवाही धमनिका के पास जहां डीसीटी आता है, तो आपके इस बोमेन संपुट के बाद ये आगे जाकर के बनाता है आपका पीसीटी। ठीक है, फिर ये आगे जाकर के बनाता है आपका हेनले लूप। मतलब कुछ इस तरीके की व्यवस्था होती है कि जो आपका डीसीटी होता है, ठीक है, ये जो आपका डीसीटी होता है बेटा, ये डीसीटी इस अभिवाही अपवाही धमनिका के पास, ये क्या है आपका दूरस्थ सम्मिलित नलिका। वैसे तो ये मेनली अभिवाही धमनिका में या अभिवाही धमनिका के साथ ऐसी मिलकर के संरचना बनाता है, लेकिन हम यहाँ पे अभिवाही अपवाही दोनों बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कुछ रूपांतरण देखने को मिलते हैं इनके बीच में, इनकी कोशिकाओं के बीच में। डीसीटी की कोशिका सामान्यतः जो कि घनाकार होती है, इस भाग में बेटा वो स्तंभाकार हो जाती है, और आपकी अभिवाही धमनिका की जो चिकनी पेशी है, क्योंकि धमनिका है तो यहाँ पर जो चिकनी पेशी होती है बेटा, उसकी भी कोशिकाएं थोड़ी की सही रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा बन जाती हैं आपकी जेजी कोशिकाएं, जिनको हम बोलते हैं सानिध्य गुच्छीय कोशिकाएं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, अब जैसे ही बेटा ये कंडीशन बनी, रक्त आयतन कम हो रहा है, रक्तदाब कम हो रहा है, जिसके चलते आपका जीएफआर भी घट रहा है, जो कि सामान्यतः 125 ml प्रति मिनट होता है, ये कम होने लग जाएगा। तो बेटा यहां पर कुछ दाब संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो फील करती हैं कि प्रेशर कम होता है, और जैसे ही वो फील करती हैं प्रेशर कम हो रहा है, तो बेटा आपकी जेजी कोशिकाओं को वो मैसेज भेजती हैं कि भैया भैया प्रेशर कम हो रहा है, जीएफआर कम हो रहा है, कुछ करो। तो जेजी कोशिकाओं से बेटा एक हार्मोन कम रेनिन आता है, मतलब हार्मोन कम एंजाइम आता है, जिसे हम बोलते हैं रेनिन। ये रेनिन रक्त में जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है बेटा, ये रक्त में जाता है, और रक्त में आपके यकृत से आए हुए, यकृत से बेटा एक रसायन आता है जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन, ये बेटा रक्त में जो रेनिन है, ये एंजियोटेंसिनोजेन को, ये आपका रेनिन रक्त में इस एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 में। ये एंजियोटेंसिन 1 बेटा आपके फेफड़ों में, कहाँ पर, लंग्स में एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है, यानी कि परिवर्तित करता है। तो फेफड़ों में एस की उपस्थिति में ये एंजियोटेंसिन 1 बेटा किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 2 में। किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 2 में। ये एंजियोटेंसिन 2, सबसे पहले तो इसका नाम ही है बेटा एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियो मतलब ये रक्त वाहिकाओं का टेंशन, यानी उसमें बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये रक्त वाहिनियों का संकुचन करवाएगा। क्या करवाएगा, रक्त वाहिनियों का
संकुचन करवाएगा। क्या होगा? वाहिनी संकुचन होते ही आपका जो रक्तदाब है जो कम था वो बढ़ जाएगा, जीएफआर भी बढ़ेगा। दूसरा बेटा ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? ये आपकी अधिवृक्त ग्रंथि से एक हार्मोन निकलवाता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। क्या नाम है? अभी हमने पीछे देखा था। ये एल्डोस्टेरॉन बेटा डीसीटी भाग में सोडियम आयन और जल का पुनः अवशोषण कराएंगे। तो सोडियम आयन और जल पुनः अवशोषित होकर के रक्त में आएगा तो क्या होगा बेटा? यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, रक्तायतन बढ़ेगा, रक्तदाब बढ़ेगा, जिसके चलते गुच्छीय निस्यंदन दर भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तीसरा बेटा ये आपके हाइपोथैलेमस को बोलता है कि भैया, मतलब हाइपोथैलेमस में आपका प्यास का केंद्र होता है, तो ये हाइपोथैलेमस को बोलता है कि प्यास लगवाओ। तो आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हो तो पानी भी रक्त में जाएगा, तो बेटा आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपका जीएफआर बढ़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया रास। इसी में बेटा एक और चीज होगी, आपका जो हाइपोथैलेमस है बेटा, ये हाइपोथैलेमस पश्चपीयूष ग्रंथि से, जो आपका हाइपोथैलेमस है बेटा, ये हाइपोथैलेमस पश्चपीयूष ग्रंथि के पास मैसेज भेजेगा, जिसके कहने पर पश्चपीयूष ग्रंथि हार्मोन निकालेगी एडीएच, जिसको हम प्रतिमूत्रल हार्मोन बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। इसको बेटा हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो ये एडीएच क्या करेगा बेटा? इसको एडीएच इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डीसीटी भाग में जल का पुनः अवशोषण करवाता है। तो जल का अगर पुनः अवशोषण होगा तो पानी पुनः अवशोषित होकर के कहाँ आएगा? रक्त में, जिसके चलते क्या होगा? आपका रक्तायतन बढ़ेगा, रक्तदाब बढ़ेगा और आपका गुच्छीय निस्यंदन दर जो कम हो गया था वो भी बढ़ेगा। वहीं आपका जो बेटा वैसोप्रेसिन है ये भी वही काम करेगा, वेसल्स को प्रेस करेगा, यानी ये भी रक्तवाहिनी संकुचन कराएगा। और रक्तवाहिनी संकुचन होते ही बेटा क्या होगा? आपका रक्तदाब बढ़ेगा, रक्तदाब बढ़ेगा तो आपका गुच्छीय निस्यंदन दर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हर तरह से हमने कोशिश की कि हम कैसे भी गुच्छीय निस्यंदन दर बढ़वा दें। अब ये रक्तदाब इतना बढ़ जाता है कि बॉडी, मतलब अगर कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो बढ़ता ही चला जाएगा ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपके हृदय के आलिंद की भित्ति से, हृदय के आलिंद की भित्ति से बेटा एक हार्मोन आता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। और ये बेटा वाहिनी विस्फारक होता है या वाहिनी शिथिलक होता है। ये वाहिनी का फैलाव करेगा जिसके चलते रक्तदाब कम होगा, या हम इसको बोल देंगे सामान्य होगा। ठीक है, और ये आएगा कब? जब रक्तदाब बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। अब हर कोई बढ़ाने पे ही आ गया ना कि रक्तदाब बढ़ाओ, जीएफआर कम हो रहा है। तो रक्तदाब बहुत ज्यादा बढ़ गया भाई, उसको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा ना, वरना हाई बीपी भी एक दिक्कत ही होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके हृदय के आलिंद की भित्ति से एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर आता है, जो कि वाहिनी का जो सब संकुचन कराती है विस्फारण करा देगा, तो रक्तदाब आपका कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है वृक्क क्रियाओं का नियमन। फिर हम टॉपिक अगला देखते हैं, मूत्रण, जिसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। तो मूत्रण में बेटा हमने क्या देखा कि एक दिन में मूत्र के बारे में पहले हम देख लेते हैं कि प्रतिदिन कितना मूत्र बेटा हम शरीर से बाहर निकालते हैं? 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, जो मूत्र है उसका उत्सर्जन किया जाता है शरीर से, उसे बाहर निकाला जाता है। इस 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो होती है बेटा, इसका पीएच जो होता है वो लगभग 6 होता है। सामान्य या यूं कहेंगे कि न्यूट्रल पीएच कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम है मतलब हल्का अम्लीय। क्यों है हल्का अम्लीय? क्योंकि हाइड्रोजन आयन का स्रावन हो रहा था। ठीक है, दूसरा बेटा इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। ठीक है, क्यों होता है हल्का पीला? क्योंकि इसमें एक वर्णक पाया जाता है, यूरोक्रोम वर्णक। प्रतिदिन लगभग बेटा हम 25 से 30 ग्राम यूरिया निकालते हैं। प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया हम इस मूत्र के द्वारा निकालते हैं प्रतिदिन। ठीक है, ये आपको कुछ छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए। अब मूत्रण होता कब है बेटा? तो क्या होता है, जैसे ही आपका मूत्राशय भरता है, जैसे ही आपका मूत्राशय भरता है मूत्र से, इस मूत्राशय में जैसे ही आकर के आपका मूत्र भरता है तो मूत्राशय में क्या होगा? एक प्रेशर होगा ना, मूत्र भर गया है तो मूत्राशय की भित्ति पर एक प्रेशर पड़ेगा, जिसके चलते बेटा यहाँ पर खिंचाव होगा।
तो यहाँ पर कुछ खिंचावग्राही होते हैं जो इसको सेंस करते हैं कि अच्छा ज्यादा यूरिन भर गया है क्या, हमें खींचना पड़ रहा है क्या, आयतन बढ़ाना पड़ रहा है क्या। तो ये खिंचावग्राही बेटा संकेत को भेजते हैं आपकी संवेदी तंत्रिकाओं से। कहाँ? आपकी संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा इन संकेतों को भेजा जाता है आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलता है अच्छा भर गया है तो खाली करो। तो यहां से बेटा आपकी चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं, प्रेरक या चालक तंत्रिकाएं, जिन्हें हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। संवेदी को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, इन्हें हम बोलते हैं बेटा मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स। ये बेटा आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मैसेज को लेकर के आती हैं, जो क्या कराती हैं, ये जो आपका मूत्र मार्ग है बेटा, इस मूत्र मार्ग का ये क्या कराएंगी, शिथिलन, ठीक है। और जो आपका मूत्राशय है बेटा, इस मूत्राशय का ये संकुचन करवाएंगी, ठीक है। मूत्राशय के अंदर जो आपकी पेशियां होती हैं, उन पेशियों का ये संकुचन कराएंगे। तो मूत्राशय का संकुचन होगा तो यूरिन को बाहर की तरफ धक्का भेजा जाएगा, ठीक है। और मूत्र मार्ग जो कि कॉन्ट्रैक्टेड है, तभी तो यूरिन बाहर नहीं आ रहा है, इसको शिथिल किया जाएगा ताकि यूरिन बाहर निकल सके, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगली हेडिंग है उत्सर्जन में और कौन से अंग हैं उत्सर्जी अंग तंत्र के अंगों के अलावा जो भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर बेटा एक तो हो गए आपके फेफड़े, लंग्स। यहाँ से क्या निकलता है बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड 200 मिलीलीटर प्रति मिनट लगभग, ठीक है। इसके अलावा बेटा जल, ये आपके फेफड़ों से बाहर आते हैं। दूसरा बेटा आपकी त्वचा, त्वचा के अंदर दो तरीके की ग्रंथियां होती हैं, एक होती है आपकी स्वेद ग्रंथियां और दूसरी होती हैं आपकी सिबेशियस ग्रंथियां, सिबेशियस ग्रंथियां। क्या काम होता है इनका बेटा, तो जो स्वेद ग्रंथियां हैं इनसे निकलता है पसीना, और जो सिबेशियस ग्रंथियां इनसे निकलता है बेटा तेली स्राव। जो ऑयल वगैरह आता है वो बेटा इस सिबेशियस ग्रंथि से आता है। अब वास्तव में इनका काम क्या है बेटा, तो पसीने का काम होता है आपके त्वचा को ठंडक देना, क्योंकि पसीना निकलेगा, वाष्पीकृत होगा तो आपके त्वचा को ठंडक मिलेगी। पसीने का काम होता है इवेपोरेट होकर के कूलिंग करना, ठीक है। और जो तेलीय स्राव आ रहा है सिबेशियस ग्रंथियों से, इसको बेटा हम बोलते हैं सीबम। क्या बोलते हैं इसको हम, सीबम। और सीबम का काम होता है आपकी त्वचा को सुरक्षा देना। तो इसका वास्तविक काम क्या होता है बेटा, त्वचा को सुरक्षा देना, ठीक है। और श्वेत ग्रंथियों का काम होता है आपको ठंडक देना, ठंडक देना, ठीक है। गर्मी में निकलता है पसीना, ये तो उनका वास्तव काम है। पर इस काम के साथ साथ ही बेटा ये कुछ हमारे शरीर से वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं। जैसे पसीने में क्या बाहर निकलता है भैया, तो पानी बाहर निकलता है, थोड़ा बहुत यूरिया निकलता है, पसीना नमकीन होता है, इसमें NaCl निकलता है, लैक्टिक अम्ल निकलता है। तो ये सब बेटा आपके पसीने द्वारा शरीर से बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए हमने इसको उत्सर्जी अंग बोल दिया आपकी त्वचा के श्वेत ग्रंथियों को। सिबेशियस ग्रंथियों से बेटा जो तेलीय स्राव आ रहा है, इससे बेटा थोड़ा बहुत मोम निकल रहा है, स्टेरॉइड्स निकल रहे हैं, ठीक है, विटामिन वगैरह निकल रहे हैं, ठीक है। ये यहीं पर विटामिन वगैरह निकल रहे हैं। तो ये बेटा कुछ आपके, वैसे तो इनका काम उत्सर्जन नहीं है, लेकिन ये जो भी स्राव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उत्सर्जी अंगों को निकलने में, या जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ है उनको निकलने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। डन, चलिए फेफड़े और त्वचा हो गया। इसके अलावा बेटा आपका एक यकृत भी होता है, ठीक है। तीसरा हो गया आपका यकृत, जिसको हम कहेंगे लिवर। तो लिवर से बेटा पित्रस निकलता है। ये जो पित्रस होता है, इस पित्रस में कई सारे वर्णक होते हैं, जैसे कि अच्छा विटामिन वहाँ नहीं निकलेगा, सॉरी यहाँ से निकलेगा, यहाँ निकलेगा, ठीक है। तो पित्रस में कई सारे वर्णक होते हैं आपके, मेन होके आपके बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ठीक है, वो यहाँ से निकलते हैं। यूरोक्रोम जो वर्णक है वो भी यहीं बन रहा है, जो कि मूत्र के द्वारा निकलता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन और हॉर्मोन्स भी निकलते हैं इसके द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके अन्य अंगों की भूमिका।
इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका वृक्क संबंधी विकृतियां। तो इसमें सबसे पहला बेटा जो कंडीशन आपको पढ़नी है, जो विकार पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको यूरीमिया। यूरीमिया होता क्या है? यूरीमिया होता है रक्त में यूरिया की मात्रा का बढ़ना। ठीक है, रक्त में यूरिया की मात्रा का बढ़ना यूरीमिया कहलाता है। यूरिया निकलता कैसे भाई? तो यूरिया निकलता है हमारी मूत्र के द्वारा। कौन निकाल रहा है? वृक्क हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अगर यूरिया नहीं निकल पा रहा, तभी तो रक्त में जमा हो रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा होगा? कहीं ना कहीं किडनी फेलियर है। ठीक है, क्या काम इसका कारण हो सकता है? किडनी फेलियर, वृक्कपात बोल सकते हो आप इसको। किडनी आपकी फेल हो गई। अब इसमें बेटा एक आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं, रक्त अपोहन, रक्त अपोहन, हीमोडायलिसिस, इसको बेटा हम कृत्रिम किडनी भी या कृत्रिम वृक्क भी बोलते हैं। कृत्रिम वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल किडनी भी इसको हम बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। क्या करते हैं बेटा इस रक्त अपोहन में? हम पेशेंट के धमनी से, ठीक है, पेशेंट के धमनी से रक्त को बाहर निकालते हैं। ठीक है, हम इसको, एक हमारे पास यूनिट होती है, ठीक है, ये हमारे पास रक्त अपोहन है, आर्टिफिशियल किडनी है, हीमोडायलाइजर है, जिसके अंदर बेटा एक सेलोफेन की ट्यूब होती है। इस सेलोफेन ट्यूब का जो मटेरियल है, ये जो पूरी ट्यूब है, यहाँ पर बेटा छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ठीक है, जिनसे जब भी आपका रक्त इस ट्यूब से निकलेगा, इस नलिका से निकलेगा, तो अंदर और बाहर में परासरण अंतर के हिसाब से जो भी अंदर ज्यादा है वो बाहर निकल जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, इस सेलोफेन ट्यूब से जैसे ही रक्त निकलेगा, अभी रुको बताती हूँ। तो ये आपका सेलोफेन ट्यूब हो गया। ठीक है, हमने धमनी से रक्त बाहर निकाला। ठीक है, हमने धमनी से रक्त बाहर निकाला और इस सेलोफेन ट्यूब में डाल दिया। अब रक्त जाएगा बेटा इससे, ठीक है, और बाहर की तरफ ऐसे रक्त बना जाता है। ठीक है, बाहर की तरफ बेटा इस हीमोडायलाइजर यूनिट में एक द्रव्य भरा है, उस द्रव्य को बेटा हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, ये जो बाहर की तरफ आपका द्रव्य भरा हुआ है, इस द्रव्य को हम बोलते हैं डायलाइजिंग द्रव्य, इसको हम बोलते हैं अपोहन द्रव्य, डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, इसका प्लाज्मा के समान संगठन होता है। ठीक है, इसका अपोहन द्रव्य में क्या क्या होगा? वो सब होगा जो आपके प्लाज्मा में होता है, सिवाय क्या नहीं होगा, तो आप बात भी लिख देती हूँ। एक तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होंगे। ठीक है, एक तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होंगे, दूसरा बेटा यहाँ पर यूरिया नहीं होगा। बाकी इसमें सब कुछ वही होगा जो आपके प्लाज्मा में होता है। ठीक है, अब रक्त बेटा, यहाँ पे मैं धमनी इसी रंग से बना देती हूँ। रक्त बेटा जब धमनी से होते हुए या धमनी से निकल करके इस सेलोफेन ट्यूब से गुजरेगा, तो क्योंकि रक्त और अपोहन द्रव्य में अंतर क्या है? प्लाज्मा दोनों के पास है, या प्लाज्मा है रक्त में, बाहर भी वही सब कुछ है जो प्लाज्मा में है, बस प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं है। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स इसमें से इसलिए निकल पाएंगी क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है। यूरिया भी नहीं है, तो अंदर से बेटा जो भी यूरिया है वो यूरिया इस अपोहन द्रव्य में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर यूरिया की मात्रा ज्यादा है, बाहर यूरिया की मात्रा नहीं है। ठीक है, वापस से बेटा हम इस रक्त को पेशेंट की शिरा में डाल देंगे, धमनी से निकालेंगे और शिरा में डालेंगे। जब हम बेटा इस रक्त को निकालते हैं, तो निकालते समय और इस डायलाइजिंग फ्लूइड में डालने से पहले हम यहाँ पर बेटा एक प्रतिस्कंदक डालते हैं या प्रतिस्कंदक ऐड करते हैं। ठीक है, प्रतिस्कंदन को ऐड करते हैं, ताकि, क्योंकि शरीर के अंदर तो रक्त नहीं जमेगा क्योंकि वहां पे हेपारिन घूम रहा है, लेकिन जब शरीर से बाहर निकलेगा तो रक्त जमेगा। हमने देखा है, हमें चोट लगती है, चोट लगने के बाद रक्त निकलता है और जम जाता है, तो कहीं रक्त जम ना जाए, इसलिए हम बेटा यहाँ पर एक प्रतिस्कंदक ऐड कर देंगे, जैसे कि हेपारिन।
और जब बेटा हम इसको वापस से पेशेंट की शिरा में डालेंगे तो हम इसको हटा देंगे, क्योंकि पेशेंट के ब्लड में ऑलरेडी या पेशेंट की बॉडी में ऑलरेडी एक प्रतिस्कंदक है जिसको हम बोलते हैं पैरिन। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल किडनी है बेटा, ये जो रक्त अपोहन इकाई है, ये कई सारे उन मरीजों के लिए वरदान साबित हुई है जिनकी किडनी खराब हो गई थी। ठीक है, लेकिन ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। अगर किडनी खराब होगी तो कब तक आप बार बार जाके हॉस्पिटल में अपना ये डायलिसिंग कराओगे, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसका अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट है, इसका जो स्थायी उपचार है वो है बेटा किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे वृक्क प्रत्यारोपण। किसी हेल्दी व्यक्ति का आप किडनी ले लो, कोशिश करो कि वो हेल्दी व्यक्ति आपका जितना सगा हो। ठीक है, आपका जुड़वा भाई है, बहन है, बहुत अच्छी बात है। आपका भाई बहन है दूसरा, ठीक है, नहीं तो पापा मम्मी या पापा की साइड से कोई, मतलब कजन भाई बहन। ठीक है, इस तरह। जब कोई नहीं है तो फिर किसी अनजान की लो। इसके अलावा बेटा और क्या रोग आपको पढ़ने, तो एक है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये क्या होता है बेटा? ग्लोमेरुलस का शोथ। ठीक है, तो जो गुच्छ होता है बेटा उसका शोथ, यानी कि उसमें सूजन आ जाना। ठीक है, ये हो गया। तीसरा बेटा एक और है, वो हो गया आपका रीनल कैल्कुली या रीनल कैल्कुलाई, मतलब एक तरीके से आप इसको पथरी बोल सकते हो। ठीक है, वृक्क में पथरी। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि वृक्क में जमा हो जाते हैं और इन्हीं के कारण पथरी होती है। ठीक है, सब कुछ मैंने करा दिया। एक छोटी सी चीज रह गई है, आपके पीसीटी भाग में जो हमने वृक्काणु नलिका के काम देखे थे, तो यहाँ पे बेटा आपकी पीसीटी भाग में सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण होता है, मैंने बताया था। यहाँ पर सर्वाधिक पुनः अवशोषण होता है, पीसीटी में सर्वाधिक पुनः अवशोषण होता है। ठीक है, सबसे कम पुनः अवशोषण कहाँ होता है बेटा? आपके हेनले लूप में। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम पुनः अवशोषण होता है। ठीक है, और सबसे कम हमने ये तो बोल दिया कि हेनले लूप में होता है, लेकिन हेनले लूप की भी तो दो भुजाएं हैं, एक अवरोही भुजा एक आरोही भुजा। तो आरोही में सबसे कम होता है, अवरोही में फिर भी थोड़ा बहुत पानी हो जाता है, आरोही में सबसे कम होता है। ठीक है, क्योंकि पीसीटी भाग में सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण होता है, तो यहाँ पर उस प्रकार की उपकला का होना जरूरी है। तो यहाँ पर बेटा आपको ब्रश बॉर्डर सरल घनाकार उपकला देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रश बॉर्डर सरल घनाकार उपकला देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा ज्यादातर सक्रिय पुनः अवशोषण होता है, निष्क्रिय भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया, क्योंकि सक्रिय पुनः अवशोषण होना है तो वहां पर ऊर्जा ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज्यादा होती है। मेन आपको ये पता होना चाहिए ब्रश बॉर्डर सरल घनाकार उपकला, क्योंकि बेटा इसकी मुक्त सतह पर बेटा सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर खत्म होता है आपका ये चैप्टर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको, अगर आपको आता था तो आपने इसको 2x स्पीड पे देखा होगा। जहाँ पर आपको डाउट होगा वहाँ पर आप रुक गए होंगे। अब होमवर्क क्या है कि सारी डीपीपीज लगाओ, जितना हो सकता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और पीवाई क्यूज तो सारे के सारे आपको करने ही करने हैं। ठीक है, जितने भी 2013 से आए हुए 2024 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज बेटा आप लोगों के लिए आई है, जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे बेटा आपके लिए उतना अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ टेस्ट जितने ज़्यादा दे सकते हैं उतने दीजिए, ये मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों से। बाकी अपना ध्यान रखिए। दिस इज़ ऑल अबाउट आज का माइंड मैप। प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कैसा लगा, कुछ छूटा तो नहीं होगा। 2x स्पीड में देखा है तो भी चलेगा, हमें रिवाइज करने से मतलब है। ठीक है ना, मिलेंगे नेक्स्ट माइंड मैप सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।